नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि आजमगढ़ पुलिस ने किस अभियुक्त को किया गिरफ्तार, महाराजगंज में कौन सी ट्रेन का संचालन हुआ शुरू और सहारनपुर में थाना प्रभारी को क्यों सौंपा गया ज्ञापन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत कल पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना सिधारी थानाध्यक्ष द्वारा धारा 144 का उल्लंघन करने में दोषी पाई गई 10 गाड़ियों को सीज कर आवश्यक कार्यवाही की गई। सर कल 9 गाड़ियां सीज की गई, क्या मामला? देखिए, अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है और प्रत्याशी अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन धारा 144 लगी हुई है और धारा 144 के अंतर्गत उसकी धारा 144 का पालन होना चाहिए। जो व्हीकल एक्ट है उसके अंदर ये भी है कि कोई भी अपनी गाड़ी के ऊपर माइक नहीं लगाएंगे, जो हॉर्न है वो नहीं लगाएंगे और सभी गाड़ियों में ऊपर हॉर्न लगा हुआ था। ये प्रैक्टिस इवन जो सरकारी अफसर हैं उन्हें भी इसे एग्जम्प्ट नहीं किया गया। तो जब मैं इधर से जा रहा था तो लगभग 10 गाड़ियाँ रोड पर थी, पूरी रोड को घेर कर चल रही थी, जो कि क्लियर कट धारा 144 का उल्लंघन है। मेरे द्वारा उनको थाने को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था और थाने द्वारा आवश्यक कार्रवाई उसमें की गई। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। थाना गंभीरपुर क्षेत्र में एक पीड़िता ने आकर तहरीर दी कि मेरा पति 1 वर्ष पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी और मेरे पास 2 बच्चे थे जिनकी परवरिश के लिए मैं राजदेव व रामा के यहाँ काम कर रही थी। उन्हीं के घर अहमद नामक व्यक्ति आया जाया करता था, जो मुझे पहला फुसला कर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और मेरे गर्भ में 6 महीने का बच्चा हो गया, जिसके अबॉर्शन के लिए अहमद ने मेरे ऊपर बार बार दबाव बनाया और ना कराने की स्थिति में मुझे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए थानाध्यक्ष ज्ञानू प्रिया ने अहमद को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। 2 अन्य आरोपी रामा और फिर रामाश्रय पुत्र रामाधर, दूसरा राजदेव पुत्र पतवारू निवासी गढ़ जमालपुर थाना गंभीरपुर को उनके घर से दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, संविदा कर्मी और शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति जैसे जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को लेकर युवा राजद ने आज जिला मुख्यालय पर ताकत दिखाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता और संचालन युवा जिलाध्यक्ष मुकेश यादव ने किया और मुख्य अतिथि जिला प्रभारी संजय निराला रहे। निराला जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज युवा ही देश का भविष्य है। सरकार पर हमला बोले और युवा राजद संगठन को मजबूत करने का बोला। और जिला अध्यक्ष मुकेश यादव सभा में बोलते हुए कहा कि युवाओं का संघर्ष ही नया बिहार बनाएगा। बेतिया से सीनू संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। मामला इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध पिस्टल बेचने की फिराक में घूम रहा है। सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर पकड़े गए युवक से पूछताछ में अपना नाम प्रदीप यादव निवासी खरगोन का रहने वाला था। आरोपी से तलाशी में एक पिस्टल बरामद हुई है। जब प्रदीप से पूछताछ की गई तो उसने अन्य और भी लोगों की पिस्टल बेचने की जानकारी दी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर आकाश पाल, मनीष पांडे, संजय यादव को गिरफ्तार किया है। सर बताएं किस तरह का ये पूरा मामला है, ये कहां से पिस्टल लाते थे और ये अवैध हथियारों का ये कहां से लाना बता रहे हैं, कौन लोग हैं? ये थाना पलासिया में एक सूचना प्राप्त हुई थी मकबूल से कि एक व्यक्ति है जो पिस्टल अवैध रूप से पिस्टल रखा हुआ है। तो तत्काल वहाँ पर थाना का स्टाफ पहुँचा। पहुँचने के बाद उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने पर उसने अपना नाम मनीष पांडे बताया। मनीष पांडे पिता दुर्गा प्रसाद पांडे, ये 25 साल का है। ये मनोरमागंज का रहने वाला है, मूलतः यूपी का रहने वाला है, गार्ड की नौकरी करता। तो इसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई। जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये पिस्टल जो है उसने प्रदीप यादव नाम का एक लड़का है उससे खरीदा है। प्रदीप यादव जो है गीता भवन मंदिर के पास में रहता है। ये मूलतः खरगोन का रहने वाला है। तो तत्काल वहाँ पर जाकर जो है प्रदीप यादव पकड़ा, घेराबंदी करके उससे पूछताछ किया। तो पूछताछ करने के बाद उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि उसने जो है मनीष पांडे को पिस्टल दिया था। इसके अलावा उसने ये भी बताया है कि एक संजय यादव और आकाश पाल, इनको भी इन्होंने करीब 1.5 महीने पहले पिस्टल दिया है। इसके उपरांत जो है संजय यादव और आकाश पाल को भी राउंड अप करके इनसे भी एक पिस्टल बरामद किया गया है और प्रदीप यादव जो है उससे कारतूस बरामद की गई है। हाँ सर, ये कहाँ से लाता था, इसके बाद ये पिस्टलें कहाँ से आती थी, क्या इन्वेस्टिगेशन में सामने आया?
प्रदीप यादव मूलतः खरगोन का रहने वाला है, खरगोन आता जाता है और इस संबंध में भी पुलिस रिमांड लेकर उससे पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ से लाता था और किस तरीके से था और किस किस को दिया है। इसके संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है। अभी संभावना तो यही है कि ये खरगोन तरफ से इसको लेकर आता था। सर ये जो पिस्टल जिन्होंने खरीदी इनका क्या बैकग्राउंड है और ये क्यों इन्होंने पिस्टल ली गई थी? कोई घटना को अंजाम देने वाले थे? जितने भी अभी पकड़े गए हैं जिनके पास ये पिस्टल बरामद हुई है तो उनका अभी प्रारंभिक रूप से देखा गया तो ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। कोई इसमें गार्ड की नौकरी करता है, कोई दूध बेचता है, कोई पानी बतासे का काम करता है और जब पूछताछ की तो एक शौकिया बतौर इन्हें जो है खरीदना बताया। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। गोरखपुर नौतनवा रेल मंडल पर आखिरकार 11 माह बाद पैसेंजर ट्रेन संचालन को हरी झंडी मिल गई है, जो आज शाम 6:45 पर नौतनवा स्टेशन पहुंचेगी, जिसके आवागमन से लोगों में खासा उत्साह देखा गया। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए 22 मार्च से ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था, जबकि नौतनवा का रेलवे स्टेशन नेपाल सीमा से सटे होने के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। ट्रेनों का आवागमन बंद होने से यात्रियों को सफर तय करने के लिए बहुत ही परेशानियों से होकर गुजरना पड़ा। 4 जनवरी को इस रूट पर इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन शुरू हुआ, लेकिन उसका टाइम टेबल ठीक नहीं होने से लोगों ने कम ही पसंद किया। वहीं दूसरी तरफ उसका ठहराव भी हॉल्ट स्टेशनों पर नहीं था। पैसेंजर ट्रेनों के संचालन की मांग के लिए नेताओं व समाज सेवियों ने जिलाधिकारी, रेल मंत्री व मुख्यमंत्री से शिकायत भी की थी। पैसेंजर ट्रेनों के बंद हुए 1 वर्ष पूरे होने को है। नौतनवा स्टेशन अधीक्षक जफर आलम ने बताया कि अगले आदेश तक अनारक्षित श्रेणी की प्रतिदिन एक पैसेंजर ट्रेन का संचालन 15 मार्च से हो रहा है। अभी तो फिलहाल इंटरसिटी एक चल रही है डेली रविवार को छोड़कर, और एक आज से गोरखपुर से चलेगी 4 बजे शाम में चलेगी और यहाँ 6:45 पर आएगी। ये हर छोटे बड़े स्टेशन पर रुकते हुए आएगी और इसमें मेल एक्सप्रेस का किराया लगेगा। और यही गाड़ी सुबह नौतनवा से 6:05 पे चलेगी और गोरखपुर 8:35 पर पहुँचेगी, हर छोटे बड़े स्टेशन पर रुकते हुए। टिकट के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई? टिकट ये तत्काल मिल जाएगा, जैसे पहले मिलता था UTS टिकट कि लेकर तुरंत बैठ जाए ट्रेन में, वैसे इंटरसिटी कराने के पहले आधा घंटा पहले टिकट लेना पड़े, रिजर्वेशन कराना पड़े। इसमें जो है UTS टिकट मिलेगा, और लेकिन ये पैसेंजर का किराया ना होकर मेल एक्सप्रेस का किराया होगा इसमें। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। कैलाशपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपा, जिसमें संगठन के लोगों ने वसीम रिजवी के बयानबाजी को लेकर आपत्ति जताई और गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि कुरान के अंदर नुक्ते भर का बदलाव भी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी के द्वारा कुरान पाक से 26 आयतें हटाने की याचिका दायर किए जाने को सरासर गलत करार किया है, जिससे पूरी दुनिया भर के मुस्लिम समाज में गुस्सा पनप रहा है। सहारनपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक औरैया पन्ना गौतम व अपर पुलिस अधीक्षक औरैया शिशुपाल के कुशल निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अनुक्रमण व क्षेत्र अधिकारी अजीतमल कमलेश नारायण पांडे के निकट पर्यवेक्षण में 15 मार्च को थाना अजीतमल पुलिस टीम द्वारा गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चोर हैं, जिनके पास अवैध शस्त्र भी हैं, वो मुरादगंज ओवरब्रिज के पास खड़े हैं। तभी पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, थाना अजीतमल में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। आईजी रेंज महोदय के निर्देशन में जनपद भर में 72 घंटे का ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा था और उसी के अंतर्गत 3 लोग पकड़े गए हैं, जिनके पास से चोरी की बाइक मिली है और इनके पास से 2 लोगों के पास से तमंचे भी बरामद हुए हैं। इनमें से जो 2 लोग हैं वो जनपद मुरैना के रहने वाले हैं। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि जनपद मुरैना से ये पूर्व में भी चोरी करके बाइकें यहाँ पे ला चुके हैं और यहाँ पे जनपद में बेच चुके हैं। जिन जिन जगह इन्होंने बाइक्स बेची हैं, इन्होंने बताया अभी तक की 7-8 बाइक इन्होंने यहाँ पे चोरी करके बेची हैं, उनकी भी आगे पड़ताल की जा रही है। और जो इनके पास से 3 चोरी की बाइक बरामद हुई हैं, उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग इन पे पंजीकृत करते हुए इनको अब न्यायिक अभिरक्षा दिया जा रहा है। जो अपराधी हैं उनका नाम है संदीप तोमर, अनुराग तोमर और प्रदीप चौहान। इनमें से 2 लोग जनपद मुरैना के रहने वाले हैं और इनमें से 1 लोग हमारे ही जनपद के थाना अयाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुराना आपराधिक इतिहास इनका खंगाला जा रहा है, क्योंकि ये 2 लोग भिंड के रहने वाले हैं, तो हमने मध्य प्रदेश पुलिस से कॉन्टैक्ट इसमें किया है और इनका पुराना आपराधिक इतिहास खंगाला जाएगा। औरैया से कैमरा पर्सन सुरेश बाबू राजपूत के साथ नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट।
बरेली में बैंकों के निजीकरण करने के विरोध में बैंकों की आज हड़ताल रही, जहां 2 दिवसीय हड़ताल का आज पहला दिन है। में बैंकों के ऑफिसर्स और कर्मचारियों की यूनियन के संयुक्त आह्वान पर शुरू हुई इस हड़ताल में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल हैं। मैं सुनीत कुमार भटनागर, यूनियन में चीफ रीजनल सेक्रेटरी बरेली मॉडल हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये सरकार के निजीकरण के विरोध में हम लोग काम कर रहे हैं। इससे निजीकरण से हमको तो नुकसान होगा ही, साथ में हमारी जो जनता है, जो हमारी पब्लिक है, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। उसके हर तरीके का पैसा बढ़ा दिया जाएगा और नौबत यह आएगी कि हम फिर पूंजीकरण की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। सन 69 में जब हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ था तो इस बात को देख के लगा था कि समाज सेवा की जाएगी, इसलिए पूंजीपतियों के हाथ से सत्ता लेकर, बैंक के लेकर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ली थी। लेकिन आज वही बात फिर दोबारा से की जा रही है कि सबके समाज का ध्यान न रखते हुए पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता सौंपी जा रही है, बैंकों की सत्ता सौंपी जा रही है, चाबी सौंपी जा रही है, जिससे हम लोगों का तो नुकसान होगा ही। हम लोग 18 महीने काम करेंगे, लेकिन पैसे के नाम पे अब भी आप देख लीजिए मात्र 14% की बढ़ोतरी हमारी हुई है, 14 से 15% की हुई है, जबकि 5 साल में हुई है। अगर आप एक अंदाजा लगाएं तो अब जबकि सरकार हमको वेतन देती है, 15% की बढ़ोतरी हुई है। अगर आपसे ये कहा जाए, आप ही मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं कि 2% पर ईयर आपकी बढ़ोतरी होगी, या आपके घर पे काम करने वाली से आप ये कहें कि 500 रुपये महीना हम आपको देते हैं और हम आपको 2% देंगे, यानी 10 रुपये एक साल में बढ़ाएंगे, क्या वो काम करेगी? लेकिन हम उसके बावजूद भी काम कर रहे हैं। और जब निजीकरण हो जाएगा तो हम लोगों की क्या परिस्थितियाँ होंगी, इस बात से अब अनिविज्ञ है। आगे आने वाले टाइम पे हम पे बहुत गलत असर पड़ेगा और साथ में जनता पे बहुत गलत असर पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है वो सबसे ज़्यादा इसकी भुक्तभोगी होगी। अंदर आने तक के पैसे लगेंगे, हर चीज़ के चार्जेस बढ़ जाएंगे। इसलिए लड़ाई केवल हमारे लिए नहीं है, ये लड़ाई हम अपनी जनता के लिए भी कर रहे हैं। मैं संजीव मल्होत्रा, बैंक कर्मचारी और बरेली ट्रेड फेडरेशन का महामंत्री। पूरा देश, अधिकारियों कर्मचारी, देश के बैंक कर्मचारी आज निजीकरण के विरोध में हड़ताल पे हैं। आप देख रहे हैं बरेली में किस तरह से लोग यह हड़ताल में नारेबाजी कर रहे हैं। युवाओं में जोश है और किसी भी हालत में निजीकरण के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं और निजीकरण नहीं होने देंगे। मैं संतोष तिवारी, आईवॉक का जनरल प्रेसिडेंट, और ये 15 और 16 2 दिन हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानी, निजीकरण के खिलाफ स्ट्राइक हो रही है, सरकार नहीं मानी तो सारे बैंक हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे चले जाएंगे और इसको हम जीत के ही रहेंगे। इस मुद्दे को संतोष तिवारी, जनरल प्रेसिडेंट, आईवॉक। क्या नाम है सर आप? रवि वर्मा। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ यूनियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन में। किन मुद्दों को लेकर आज बैंक के प्राइवेटाइजेशन के लिए और बैंकों की खराब नीतियों के चलते हुए हम लोग यहाँ पे आज स्ट्राइक पे आए हैं। और पूरा यूएफबीयू, जिसमें हमारे सारे अधिकारी संघ और कर्मचारी संघ, ये सारे पूरे जिले के स्तर के सारे लोग हमारे यहाँ पे आज आए हैं। और जो हमारा निजीकरण, ये लोग बैंकों का और बाकी जो भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिट्स है उनका ये निजीकरण कर रहे हैं। हम उनका आज विरोध यहाँ पे करने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आज आए हैं। ये 2 दिन का स्ट्राइक है और अगर सरकार इस पे अपना डिसीजन नहीं बनाती है तो हम ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अगर बरेली की बात बदायूं में देखिए, सरकार तो कभी नहीं बताती है कि कितना रेवेन्यू का हुआ, लेकिन हजारों करोड़ों का नुकसान, ये 1000 करोड़ से भी ऊपर 2-3 हज़ार करोड़ तक का नुकसान होगा। आज हिंदुस्तान में सभी बैंक कर्मी और अधिकारी वर्ग जो है 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और अधिकारी आज निजीकरण के विरोध में आज हड़ताल पर हैं। बरेली में पूरे 100% जितने भी सभी बैंकों के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, बैंक पूरी तरीके से बंद है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाले भरत कुमार नागपाल ने पत्नी से विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जहां पुलिस के अनुसार मृतक युवक को अपनी पत्नी पर शक था, इसके चलते आए दिन विवाद भी हो रहे थे। दरअसल जूनी इंदौर पुलिस के मुताबिक सिंधु नगर के भरत कुमार ने फांसी लगाकर जान दे दी है। वह परिवार का इकलौता बेटा था और कपड़े की दुकान का संचालन करता था। भरत यहाँ पत्नी दीपा उर्फ अक्षरा और 8 वर्षीय बेटी के साथ रहता था, जहाँ वर्ष 2011 में भरत की शादी दीपा से हुई थी। 8 साल की बच्ची के साथ यहाँ रहते थे। जूनी इंदौर थाना प्रभारी RNS भदौरिया ने बताया कि पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। घटना के एक दिन पहले पति और पत्नी को समझाकर घर भेज दिया गया था, जहां मृतक को पत्नी पर शक था, जिसके कारण वह डिप्रेशन में रहता था। हालांकि मामले में पत्नी पर शक के चलते युवक द्वारा फांसी लगाने की बात सामने आ रही है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सर, एक युवक द्वारा आत्महत्या की गई, लेकिन उसके पीछे जो कहानी सामने आ रही है, उसका अपनी पत्नी से विवाद हुआ तो कुछ ऑनलाइन गेमिंग खेलती थी महिला। सर, क्या अभी तक जांच में सामने आया?
ये मृतक भारत नागपाल है। ये इनके द्वारा सुसाइड किया गया है। इस वजह से हमारे कायम करते ये इनका पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट था, ऐसा सामने आया है जांच में, और इसमें जांच जारी है। सर इसमें सर उसकी पत्नी शाम के समय ही रिपोर्ट दर्ज करने आई थी और वो ऑनलाइन गेम खेलते देख के उसको याद हुआ था। ये घटना के शायद एक दिन पहले रिपोर्ट नहीं हुई है थाने पे। इनका विवाद हुआ था, पत्नी को मारपीट किया था, तो थाने तक आई, उसने पति ने आके उसको फिर माफी मांगी, समझाया, दोनों पक्ष में हो गया, वापस चले गए। इसके पीछे का कहानी क्या है आपने जो आत्महत्या की? ये इसको पत्नी पे शक था शायद, इसको मृतक को, कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन में रहा हो। सर किसी प्रकार से ऑनलाइन कोई कारण आता है तभी जांच। सर किसी प्रकार से ऑनलाइन गेम की भी बात सामने आ रही थी कि पत्नी ऑनलाइन गेम खेलती थी और पति ने मना करने। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक महिला सहित 3 बच्चों को बंधक बनाने की घटना सामने आई है, जहां सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला और बच्चों को आरोपियों से मुक्त कराया। मामले में पुलिस ने बच्चों के पिता और चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। सर कुछ बच्चों को बंधक बनाया था, क्या है पूरा मामला और कहाँ की घटना है और कौन है आरोपी? खंडवा निवासी एक रिटायर्ड व्यक्ति की सूचना मिली थी कि उनकी बहन को और उनकी भांजियों को और भांजे को जो है उनके पिता और चाचा द्वारा बंदी बनाकर रखा हुआ है और 15 दिन से मारपीट कर रहे हैं। उस सूचना पर थाना तेजाजी नगर से महिला सब इंस्पेक्टर और टीम ने जाके जो है उनको जाके चेक किया तो और उनको थाने लाकर उनसे चर्चा की गई, पूछताछ की, उनके कथन लिए, तो उसमें पाया कि जो है वो दोनों लड़कियां, दोनों बालिग और एक नाबालिग बालक है, उनके साथ में बेरहमी से मारपीट की गई और उनसे मोबाइल, दोनों लड़कियां जो जॉब करती थी उनके जॉब छुड़ा दिए गए, मोबाइल ले लिए गए और अनावश्यक रूप से संदेह करते हुए जो है उनके साथ में मारपीट की गई और उसके कोई आधार नहीं थे इस तरह से संदेह करने का। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में जो है वो 294, 323, 344 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और दोनों आरोपी जो बच्चों के पिता हैं और चाचा हैं, चाचा मुख्य आरोपी चाचा हैं और संरक्षण फादर का भी रहता था उनके, तो चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया है, पिता को भी गिरफ्तार कर लिया, दोनों को माननीय न्यायालय में पेश किया जहाँ से वो जेल चले गए। सर जब घटनास्थल पर पहुंची थी पुलिस तो किस प्रकार की माहौल था वहाँ पर? सामान्य रूप से था, लेकिन जब बच्चों को लाए तो वो इतने डरे हुए थे, मारपीट से इतने डरे हुए थे कि वो बताने में आसानी से जो है बहुत ही एबनॉर्मल थे। उनका मेडिकल भी कराया गया और एक लड़की ने, जो उनमें से एक लड़की थी, उसने शिकायत की कि मेरी मारपीट से, मुझे इतनी मारपीट और इससे मैं डिप्रेशन में आ गई जिसके कारण मुझे पूरे शरीर में कंपन होता है और वो कंपन देखा भी गया कि उससे सीधे खड़े नहीं होते बन रहा था, ऐसी स्थिति थी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर के तेजाजी थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप पर चोरी का प्रयास कर रहे एक व्यक्ति को पंप के सुरक्षाकर्मी ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। तेजाजी नगर थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपी पेट्रोल पंप के अकाउंट सेक्शन में घुस गया था और अलमारी और ड्राई खंगाल रहा था। उक्त पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। सर पेट्रोल पंप में चोरी हुई थी, जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़े गए चोर कौन है? रात्रि में एक शराबी युवक शराब के नशे में जो है वो पेट्रोल पंप के जो उनका अकाउंट्स का सेक्शन होता है उसमें अंदर प्रवेश कर गया और वहाँ वो तलाशी ड्रॉज वगैरह की और लॉकर वगैरह की जो है कोशिश करने लगा खोलने की और उसमें जो इसी दौरान जो है उनके कर्मचारियों ने देख लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस द्वारा उसको पकड़कर जो है उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया और वर्तमान में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कौन है आरोपी का नाम? आरोपी का नाम तो बता नहीं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी के खिलाफ देश भर सहित समूचे विश्व में मुस्लिम संगठन लामबंद हो गए हैं। इंदौर में भी वसीम रिजवी का खास विरोध किया जा रहा है, जहां मुस्लिम संगठनों द्वारा लगातार प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से रिजवी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर में भी
पाक कुरान और मुस्लिम धर्म के लिए गलत बयानबाजी को लेकर विरोध जताया गया है। एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा इसमें ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य तौर पर सैयद वसीम रिजवी के विरुद्ध जिन्होंने कुछ आयतों के विरुद्ध टिप्पणी की है, उनको हटाने को लेकर कुछ टिप्पणी की है, उसके संबंध में यह ज्ञापन है। इस पूरे मामले का परीक्षण करा करके इसमें वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, ये वसीम अपने आप को रिजवी कहलाते, रिजवी नहीं, ये राफजी है, वसीम राफजी है। और इसने कुरान करीम के बारे में जो बातें कही हैं सरासर गलत है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में खुद ही ये इरशाद फरमाया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। तकरीबन 1450 साल हो गए, आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही। हाँ, इख्तलाफ की बातें लोगों ने ज़रूर कही हैं, लेकिन ऐसी बातें आज तक, जैसे इस मलून ने, खबीस ने, मरदूद ने जो ऐसी बातें कही, आज तक किसी ने ऐसी बातें नहीं कही है। ये झूठा है। इससे पहले भी हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में गुस्ताखी की थी। उस वक्त भी मैंने 2 मरतबा पैगाम रसूल के इदारिये में 2 मरतबा मैंने इसके ख़िलाफ़ यही लिखा था कि इसे गिरफ़्तार किया जाए, इसे सज़ा दी जाए। अगर उस वक्त सज़ा दी जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। इसीलिए हुकूमत से ये अपील है कि उसे सख्त तरीन सज़ा दी जाए। और ये हम नहीं करें, बल्कि एक नामवर वकील ने ये मुतालबा किया है कि सिर्फ ये नहीं कि इसके मुतालबे को ठुकरा दिया जाए, नहीं, बल्कि उसे सज़ा भी दी जाए, ताकि आने वाले लोगों में ये इबरत पैदा हो जाए कि किसी ऐसे हस्ती के ख़िलाफ़ हम अगर कुछ बोलेंगे तो सोचेंगे, समझेंगे। और ये सिर्फ हमारे ही नहीं, बल्कि इनके शिया मज़हब के ख़िलाफ़ जो है वहाँ के लोगों ने भी इनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन बातें की है। वो कहा कि वो हम में से नहीं है, वो शिया नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है, वो मुर्तद है। और उसके घर के लोगों ने कहा कि ये पागल है, इस पागल की बातें न जाएँ। तो इसलिए हुकूमत से ये अपील है कि ऐसा आदमी जिसके उसका भाई पागल कह रहा है, उसके कौम के लोग उसे कह रहे हैं कि मुर्तद हो चुका है और पूरे हिंदुस्तान के अमन को बर्बाद करने के लिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो आखिर वजह क्या है कि उसे गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा है? उसके पीछे कौन लोग हैं? इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि उसे गिरफ़्तार भी किया जाए और सख्त तरीन सज़ा दी जाए। मैं मोहम्मद नूरुल हक नूरी, मुफ्ती मालवा इंदौर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।